अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम दालों पे बात करेंगे। हम कहने के तो ज़राई मुल्क हैं, लेकिन अजीब सी सूरत हाल है कि हमारे पास दालें भी अपनी दस्तयाब नहीं हैं और एक भारी सरमाया जो है वो हम खर्च करते हैं, ज़र मुबादला खर्च करते हैं, जिससे दालें हम इम्पोर्ट करते हैं। गो हम जब भी दालों का जिक्र करते हैं तो इसे गरीब का खाना कहते हैं कि जी गरीब के पास जो है वो दाल है, ज़ाहिर है उसके पास गोश्त खाने के लिए नहीं है। लेकिन दालें भी अब इतनी महंगी हैं कि शायद वो गोश्त से भी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। और दालें जो है वो हम बेशतर दालें जो है वो बाहर से मंगवा रहे हैं। हम क्यों खुद कफ़ील नहीं हो पा रहे दालों में? हम कहते हैं कि जी हमारी जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है। तो ऐसी सूरत हाल है कि अमली तौर पर हम देखें कि कोई तकरीबन $1 अरब से ज़ायद जो है वो खुद नहीं तेल दरामद करने पे खर्च करते हैं। तकरीबन इतना सरमाया दालों पर खर्च कर देते हैं। चाय की पत्ती हम बाहर से मंगवाते हैं और बहुत सारे जो खाने में इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो बाहर से आते हैं। तो हम कैसा ज़राई मुल्क हैं कि अगर हम अपनी पैदावार में, अपनी खुराक में खुद कफ़ील नहीं हैं, तो फिर ये कैसी ज़राअत है और इसकी वजूहात क्या हैं? फिर हम ये भी देखेंगे कि जो दालें हैं वो मकामी तौर पर जो दाल खाई जाती है उसमें ग़िज़ाइयत कितनी है। दालें खुद ग़िज़ाइयत के एतबार से कैसी होती हैं। हम दुनिया में तो देखते हैं कि लोबिया बड़े शौक़ से खाया जाता है, सलाद में इस्तेमाल होता है। लोग कहते हैं कि लोबिया इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ लोबिया इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन बाकी दालें इस्तेमाल होती हैं। और हमारा खाना यही है कि सुबह 2 रोटियाँ दाल के साथ, दोपहर को 2 रोटियाँ दाल के साथ और रात को भी 2 रोटियाँ दाल के साथ। तो क्या ये हमारी ग़िज़ाइयत को पूरा करता है? क्या हमें ऐड करना चाहिए जिससे हमारी सूरत हाल, जो ग़िज़ाई सूरत हाल है वो बेहतर हो और हमारे जिस्म में तवानाई हो? हम देखते हैं कि हमारे लोग जब काम के लिए जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो अमूमन हर आदमी थका थका सा नज़र आता है। इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर बात करेंगे। ये आज का मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहली मेहमान मौजूद है डॉक्टर निदा फिरदौस साहिबा। आप शोबा फूड साइंसेज ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, पढ़ाती भी हैं, तहकीक भी करती हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी जो तहकीक है वो क्या कहती है दालों के हवाले से। दूसरी मेहमान डॉक्टर सहरिश एजाज साहिबा। आप बायोटेक्नोलॉजी का जो शोबा है ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान का, उससे मुंसलिक हैं, ज़ाहिर है इस पर तहकीक करती हैं। उनसे ये जानेंगे कि हम दालों की पैदावार में इतना पीछे क्यों हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, आप खुद दाल खाती हैं, शौक़ से खाती हैं या मजबूरन खाती हैं? नहीं, हमारे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अगर कुज़ीन की बात की जाए, पाकिस्तानी कुज़ीन में जो दाल चावल हैं, उसके बगैर तो हमारा जो घर गृहस्थी है और जो किचन के मामलात हैं वो अधूरे हैं। और सबकी जो मरगूब तरीन ग़ज़ा है वो दाल चावल, एक कॉम्प्लीमेंट्री दाल चावल है। तो वो भाई ये तो मजबूरन है, नहीं मजबूरन भी नहीं। अब जिस घर में ना वो अमूमन दाल पकी हो तो बच्चे उस दिन खाना नहीं खाते कि दाल अब ये उनको कि दाल पकाने का तरीका हमारा थोड़ा अगर उसमें इनोवेशन आ जाए तो बच्चों को। अगर ये इतना ही अच्छा है और इतनी ही दिलचस्पी है, आपने किसी शादी में दाल खाई है? बहुत सारी हलीम है, हलीम देखें ऐसी ऐसी वो भी तो दाल की एक डिश है। लेकिन अमूमन मैंने ये नहीं देखा कि आप शादी में गए हों और वहाँ दाल चावल रखे हों या दाल रखी हो। कम है लेकिन है बहुत कम। वो भी जो अगर बफे में हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग रख देते हैं दाल, चलें कोई शायद दाल का ख्वाहिशमंद हो, लेकिन जब भी दाल का जिक्र आता है ना तो हम इसे मजबूरी के साथ अटैच कर देते हैं। ये अच्छा जी, चलें कुछ नहीं है जी, चलो पाव दाल लेके पका ली। लेकिन जो दाल के पकने के हवाले से, दाल के खाने के हवाले से इश्तियाक होना चाहिए, वो ना बच्चों में नज़र आता है ना बड़ों में नज़र आता है। तभी तो हम ये इंटरनेशनल पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है पूरी दुनिया में, इसी कंसर्न को लेके। यही इशू, दालों की अफादियत को उजागर किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल वही रह गया, आप खुद दाल खाती हैं? बिल्कुल खाती हूँ। कौन सी दाल खाती हैं? मैं मिक्स दाल खाती हूँ, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। मिक्स सारी दालों का मिक्सचर, क्योंकि हर दाल की जो अफादियत है वो मुख्तलिफ है। हर दाल के अंदर जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो मुख्तलिफ है। हर दाल जो है वो एक ख़ास किस्म की जो बीमारी है या ग़िज़ाई कमी है उसको पूरा करती है। वो शाही दाल भी कहते हैं ना, वो सारा मिक्स करते हैं। हलीम भी उसी की एक जो है मिक्स दाल के किस्म हो गई। इस तरह शाही दाल के लिए 2-3 दालें, वैसे हम मूंग और मसूर की दाल को मिक्स करके वो तो मिक्स करते हैं। वो आपसे पूछेंगे भी सही क्यों मिक्स करते हैं। मैं डॉक्टर साहब को शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, आप भी खाती हैं दाल? मैं बहुत शौक से खाती हूँ। अच्छा। और इसके जो हमारा एक ट्रेडिशन है, इसके जो दाल के स्नैक्स एक बहुत कॉमन है, चना चाट, दैट इज माय फेवरेट डिश। और वो तो असल में तो चाट हो गई फेवरेट। नहीं, उसमें जो दाल मिक्स उसमें आइटम है ना, उसमें आप वैसे कौन सी दाल खाती हैं ज़्यादा शौक से? मैं अगेन मिक्स दाल जो है ना वो मेरे घर में बनती है। माश मैं सेपरेट कम बनाती हूँ। अच्छा, जब आप दालों को मिक्स कर देते हैं तो उसमें जायका का जो एलिमेंट है वो तो पीछे रह गया ना। वो इनहैंस होता है। हर दाल का अपना एक जायका है। अच्छा, आपके ख्याल में इनहैंस हो जाता है? लेकिन किसी दाल का जायका तो रहता नहीं है, वो तो एक मिक्सचर सा हो गया बस। उसमें ये तो नहीं पता लगा कि जी मेरी फेवरेट ये दाल है। हमें टेस्ट बड्स भी उस हिसाब से डेवलप करने की ज़रूरत है, हमारा जो कम्युनिटी है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप इसकी अफादियत और इसको जो डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो उनको ट्राई करें,
तो जब इट्स अ हम फेवरेट किसी भी खुराक के साथ ना उसकी अफादियत लगाते हैं ना तो लोग उसे दवाई समझने लग जाते हैं। बच्चों को कहें ना कि जी आप ये मछली खाएं, ये बड़ा ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है, तो उसको अवॉइड करेंगे। जिस चीज़ में आप बीफ मटन खाएं, ये सेहत के लिए ज़रूरी है, तो फिर इसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो जब हम खाने पीने का जिक्र करें तो उस जायके तक रहना चाहिए। अगर हम जैसे ही उसमें अटैच करते हैं कि जी इसकी अफादियत है, ये बड़ों को तो सुनना चाहिए, बच्चों को नहीं सुनना चाहिए कि ग़िज़ाई अफादियत है, तो वो फिर उससे अवॉइड करते हैं। खैर चले, अच्छा है आप दोनों हज़रात जो है वो साहिबान, ख़वातीन बल्कि कहा जाए, तो दोनों आप दाल की शौकीन हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अमूमी तौर पे दाल के शौकीन होते हैं। ख़ास तौर पे एक अहम मामला ये है कि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आपको गोश्त सब स्टैंडर्ड मिल सकता है, कोई भी गोश्त है वो सब स्टैंडर्ड मिल सकता है, तो लोग अमूमी तौर पे दाल खाने को तरजीह देते हैं कि दाल में क्या मिलावट होगी। जी बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ी सी रोशनी डालूंगी। दाल में भी मिलावट हो सकती है रंगों की। अच्छा, रंगों की, जैसे पीली दाल है, पीला रंग डाला जा सकता है। रेड लेंटिल्स हैं, मूंग और तो मसूर पीली दाल में पीला रंग क्यों डालेंगे? क्योंकि वो जब आप दाल का जो भी प्रोसेसिंग है, उसकी पॉलिशिंग, उसके दौरान थोड़ा कलर कंप्रोमाइज़ हो जाता है। उसको पूरा करने के लिए और उसको ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए, ज़्यादा उसको पुरकशिश बनाने के लिए डाला जाता है। आप कभी देखेंगे कि जब दालों को धोया जाता है तो पीला रंग लैदा होकर निकल रहा होता है। अच्छा, दालों में मतलब ये आप कह रही हैं कि जो मूंगी की दाल है, मूंग की दाल या मसूर की दाल है, मसूर के ऊपर तो लाल डालेंगे, लाल, हाँ जी, लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। उसका एक सोल्यूशन भी है। अच्छा, कि आप अगर मोस्टली ये रंग जो है वो लाजमी डालते ही हैं, इसको अब कंट्रोल करने की कोशिश जितना भी करें हमारी अथॉरिटीज़ या जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, लेकिन डाला हुआ होता है। तो उसमें यह है कि दाल को बेहतरीन जो तरीका है, दाल को पकाने से पहले उसको भगोना, तकरीबन 4 से 8 घंटे तक उसको भगो के रखें और उसके बाद दाल को पकाएं। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जो उसमें अगर कोई अडल्ट्रेशन हुई है, कोई मिलावटी अज्जा हैं, वो पानी के ज़रिए से निकल जाते हैं। दूसरा ये होता है कि उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जैसे फाइटिक एसिड वगैरह, वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो 4 से 8 घंटे के लिए उसको भगोना बहुत ज़रूरी है ताकि उसको मैक्सिमम अफादियत उसकी जो ग़िज़ाई। कितने घंटे भगोना ज़रूरी है? 4 से 8 घंटे, पूरी ओवरनाइट अच्छा, उसको भगो के रखें। वो तो हम भिगोते हैं कि भी वो ज़रा गलना नरम आसान हो जाए हमें, लेकिन नहीं, उसके पीछे जो है वो अच्छा, साइंटिफिक रीज़न भी है कि उसकी मिलावटी अज्जा भी कम हो, उसके अंदर जो एंटी न्यूट्रिशनल, मतलब आपने अगर सुबह पकानी है तो कोई हर्ज नहीं, अगर रात को भिगो के बिल्कुल रात को भगोएं उसको, और वो बनेगी भी अच्छी, जायका भी उसका अच्छा आएगा। अच्छा, वो आसानी से पक भी जाएगी, एनर्जी भी आपकी कम लगेगी, गैस भी कम इस्तेमाल होगी, और फिर मिलावटी अज्जा भी उसमें से ख़त्म हो जाएंगे। और उसके जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, जो ग़िज़ा के ख़िलाफ़ जो कुछ अवामिल उसके अंदर जो केमिकल्स हैं, पर्टिकुलरली जो फाइटिक एसिड है, उसकी मिकदार भी कम हो जाएगी। वो भगोने से वो जो फाइटिक एसिड है वो पानी के अंदर सीप हो जाएगा, और फिर पानी हम ड्रेन करके उसको ताज़ा पानी में पकाएंगे। तो वो ये जो भिगोने वाला एलिमेंट है, पहले आप इससे आगाह थी या आज कुछ हद तक ये, लेकिन इन्होंने जो डाइस का जिक्र किया ना, उसमें इसका फ़ायदा हुआ है कि इस चीज़ का नहीं, बेसिकली हम तो जो सोक करते हैं या भिगोते हैं उसके पीछे यही पर्पस होता है कि जल्दी गल जाए। हाँ। तो ये अच्छा, ये सब्जियों के हवाले से हमने सुना है कि भी सब्जियों में क्योंकि स्प्रे कर रहे होते हैं, तो दालों का जो ये एलिमेंट के उसमें भी टॉक्सिक मामलात हो सकते हैं। ये फाइटिक एसिड हो सकता है उसके अंदर मौजूद। इस पर मज़ीद बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, दालों पर बात कर रहे हैं, आपको बहुत सारी आगाही होगी, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दालों पर, दालों की अफादियत पर, और दालों की ग़िज़ाई अहमियत पर, और दालों की पैदावार पर। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी आपने कहा कि उसमें एसिडिटी है बुनियादी तौर पर दालों में, यही होगा ना? हाँ, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स उसके अंदर मौजूद है। तो वो अगर वो मौजूद रहे तो वो हमारी सेहत पे क्या असर डालता है? अगर उसके अंदर एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स मौजूद रहेंगे तो दालों के अंदर, जो दूसरी दाल के साथ भी हम जो ग़िज़ा ले रहे हैं, उसके अंदर जितने भी ग़िज़ाई अज्जा हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है, हज़म नहीं होंगे, वो बायोअवेलेबल नहीं रहेंगे। वो जो फाइटिक एसिड है उनको अपने साथ बाइंड कर लेगा। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं अमूमन ना दाल किसने खाई हो तो वो कहते हैं यार हाजमा खराब हो गया। अच्छा, वो तो हाजमे वाली बात है, वो फाइटिक एसिड से रेलिवेंट नहीं है। बेसिकली दालों के अंदर एक ख़ास किस्म के नशास्ता की जो है वो किस्म पाई जाती है, ओलिगोसेक्राइड्स। अच्छा, वो जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो ब्लॉटिंग, गैस, अच्छा, और हाजमे को जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। उसका भी अगेन हल क्या है कि जब आप दाल को पकाएं तो उसको अदरक के साथ, लहसुन के साथ, हींग के साथ पकाएं। अच्छा, और उससे जो है वो उसकी वो जो एलिमेंट है वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, वो एलिमेंट ठीक हो जाएगा। और फिर एतदाल में खाएं, किसी भी वक्त खाएं, रात में खाएं, सुबह खाएं, दोपहर, लेकिन एतदाल में। वो तो दाल के पके होने पर है ना जी, ऐसा भी हो सकता है पहले नवाले पर आप छोड़ दें। वो तो पकाने पे।
अच्छा डॉक्टर साहब, क्यों हम दालों की पैदावार में इतना पीछे क्यों रह गए हैं? क्या वजह क्या है? एक जनरली जो है कंसेप्ट उभरता है ना कि जी हम जब बात करते हैं अब दालों में तो कोई ऐसी साइंस नज़र नहीं आती कि जी हम अपनी दालें भी अपनी ज़रूरत के तहत प्रोड्यूस ना कर सकें। बिल्कुल सर, इसमें जो प्रॉब्लम हमारे पास सबसे ज़्यादा है कि हमने दालों को महदूद कर दिया है। जो हम अगर पंजाब में भी देखें ना, तो जो दालों की मेन काश्त है वो थल के एरिया में होती हैं, जो कम पानी वाले इलाके हैं, वो कम पानी वाले इलाके हैं। तो दालें एक ऐसी अच्छी मतलब अगर क्रॉप में देखें जो पानी कम से कम यूटिलाइज करती हैं, लेकिन इसको जो है ना सिर्फ हमने जो है वो कम इलाकों में बड़ा सूटेबल है एग्जैक्टली उन इरोडेड लैंड्स तक महदूद कर दिया है, जहाँ पे पानी जो है सिर्फ बारिश पे मुनहसर है। तो सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है इनका, जो हमारे पास प्रोडक्शन कम आ रही है, उसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न सिर्फ एक यही है कि कम एरिया, हम एरिया बहुत कम जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। कम एरिया पे जो है ना इसकी प्लांटिंग होती है। हमारा मेनली जब अगर चिकपी जो है जैसे देखें, वो सबसे ज़्यादा कॉमन क्रॉप है चना, तो उसके जो है जब उसके मुकाबले में जो है वो गंदम आ जाती है, तो गंदम को कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करता। चना भी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी बड़ी मिकदार सब स्टैंडर्ड की होती है। वो छोटा चना, मटर जिसको हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, और चना भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है समटाइम। सर चने की अगर बात करें तो चने में हम ये देखें कि पाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर में आ रहा है, कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। इन सारी दालों में से ज़्यादा काश्त होने वाली फसल भी वही चना है, 90% तो तकरीबन वही चना काश्त होता है। तो उसमें भी हम इतना पीछे इसीलिए है कि हमारा फोकस होता है वो मेन क्रॉप्स पे होता है, कि हम खरीफ सीजन में कॉटन पे जो है, और रबी सीजन में वीट, जो भी हो जाए बाहर नहीं निकल रहे हम, बिल्कुल कमर्शियल काश्त से बाहर नहीं। और इससे सिर्फ अगर इसकी वैसे अफादियत, ग़िज़ाई अफादियत के अलावा भी देखें तो एग्रीकल्चर में जो है ये पल्सिस पे बहुत ज़्यादा अफादियत की हामिल है, क्योंकि ये जो हमारी ज़मीन है उसकी ग़िज़ाई अहमियत को भी पूरा करती हैं। इनमें एक नेचुरल कैपेसिटी है कि ये नाइट्रोजन फिक्स कर सकती हैं। अच्छा, मतलब ज़मीन की जो फर्टिलिटी है उसको इन्हेंस करती हैं। तो हमें जो है ये बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट, हमें ये तजवीज़ करना चाहिए कि हम जो मेन क्रॉप्स हैं, जो एग्जॉस्टिंग क्रॉप्स हैं, जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं, उसके फ़ौरन बाद हमें पल्सिस खराब कर रही हैं जो फसलें, उससे बाहर निकलें, ऐसी फसलें काश्त करें जिससे ज़मीन की जो ग़िज़ाई अफादियत है वो भी बरकरार रहे, ठीक है ना, और हमारी भी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो। हम सारी बात है, हम स्टेपल फूड को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन उसका हल ये है कि आप इसको पल्सिस को फिर क्रॉप रोटेशन में ले जाएं, कि अगर आप मेन एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके फ़ौरन बाद आप जो है वो पल्सिस पे आएँ, ताकि ज़मीन की भी ग़िज़ाइयत जो है वो फर्टिलिटी इन्हेंस हो। और जो हमारे काश्तकार को ये पता नहीं लग रहा, उसको बताया नहीं जा रहा, क्या वजह क्या बन रही है कि वो ज़राअत में बाकी काम तो कर रहे हैं लेकिन दालों की काश्त की तरफ नहीं आ रहा? सर इसमें अगेन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली जो है ना, वो जो हमारा एक ड्रॉबैक है कि वो मेन जो तजवीज़ करदा वैरायटीज़ होती हैं उनको नहीं अडॉप्ट करते। वो जो पुराना सीड होता है उनके पास ऑलरेडी, जो साल हर साल वो ग्रो कर रहे जो काश्त कर रहे हैं दालें, उसी को उनको भी अगले नुकसान साल हो रहा है। इसमें एक अहम पहलू जो है ना, जैसे आपने वैरायटी का जिक्र कर दिया, तो वैरायटी को अगर हम कह देते हैं कि ये वैरायटी अच्छी पैदावार देगी, इसे आप काश्त करें, लेकिन उसका बीज का दस्तयाबी का मामला भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बताइएगा कि एक तो ये है कि दालों के जो बीज हैं वो सारे चाइना से आ रहे हैं या वो हम खुद भी बना रहे हैं? नहीं, हमारे बहुत सारा इस पे काम, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इस पे काफ़ी काम हो रहा है, और हमारी वैरायटीज़ डेवलप हुई हैं एग्रीकल्चर की। जो अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे बाकायदा पल्सिस का ये उसके अंदर एक इदारा है जो इस पे काम कर रहा है, और उनकी बहुत सारी ये वैरायटीज़ हैं जो अप्रूव्ड वैरायटीज़ हैं, वो अवेलेबल हैं। वहाँ से आप जो है वो फार्मर जो है वो उनको मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल उस तरह से हैं कि वो अप्रूव्ड हुई हैं, तो उनके फर्दर जो है वो, देखिए काश्तकार की एक्सेस तो दुकान तक है ना जी, वहाँ से जाके उसको जो बीज मिलेगा वो बीज लाके काश्त करेगा। अच्छा, उसकी रहनुमाई भी वही दुकानदार ही करता है अमूमी तौर पे ना, उसको तो नहीं पता। अब ख़ास तौर पे दालों की काश्त की तरफ अगर कोई काश्तकार आना चाहता है तो वो करीबी दुकान पे जाएगा, बीज वाले दुकान पर, और उससे पूछेगा कि जी मुझे फलां दाल काश्त करनी है, तो इसका बीज आप मुझे दे दें। इस पर मज़ीद बात करते हैं, मैं डॉक्टर साहब को शामिल करूँ। डॉक्टर साहब ज़रा दाल की जो ग़िज़ाइयत के हवाले से हमें ज़रा बताइएगा कि दाल में क्या क्या प्रोटीन की मिकदार कितनी होती है, बाकी चीज़ों की क्या क्या मिकदार है?
ये तो आपने ज़रबुल मिसल या जो आप कह लें कि कॉमनली आपने सुना होगा कि दाल जो है वो अल्टरनेटिव है गोश्त का। हाँ। और वो कहा क्यों जाता है? क्योंकि अच्छा, दाल ये हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, आम आदमी को नहीं पता। वो तो यही गिला करता है कि जी मैं इतना गरीब आदमी हूँ, मैं तो सिर्फ दाल खाता हूँ, मैं तो गोश्त खा ही नहीं सकता। उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप दाल खा रहे हो या गोश्त खा रहे हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो दोनों के अंदर जो प्रोटीन की मिकदार है 25%, 20 से 25%, गोश्त में भी उतनी ही प्रोटीन है, दालों में भी उतनी ही प्रोटीन। ठीक है। जब हम प्रोटीन की मिकदार की बात करते हैं, मिकदार उतनी है। अगर हम उसकी क्वालिटी की बात करें कि प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है, तो वो जो एनिमल सोर्स से प्रोटीन आ रही है वो ज़्यादा कंप्लीट प्रोटीन है। ठीक है। उसके अंदर तमाम तरह के जो अमाइनो एसिड्स हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट सोर्स से आने वाली प्रोटीन, जैसे कि दालों से वो एक प्रोटीन तो है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं, उसमें सारे अमाइनो एसिड मौजूद है। अब उसका भी हल है। ठीक है। कि अगर हमारी उस दाल के अंदर प्रोटीन, हमें मिकदार पूरी है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, उसके अंदर ज़्यादातर लाइसिन मौजूद है, अमाइनो एसिड और मेथियोनिन मौजूद नहीं है, इसलिए हम दाल को कम्बिनेशन में खाएंगे। हम उसको खाएंगे रोटी के साथ या उसको खाएंगे चावल के साथ, तो वो एक कंप्लीट गज़ा बन जाएगी। वो जो किल्लत है वो पूरी हो जाएगी, वो किल्लत पूरी हो जाएगी। अच्छा। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि जो गोश्त है उसका अल्टरनेटिव दाल है। हम ये कह सकते हैं कि गोश्त का जो मुतबादिल है वो दाल और रोटी या दाल और चावल है। वो कंप्लीट मील है, उसमें फिर कोई कमी नहीं रहती किसी भी अमाइनो एसिड्स की। जो कमियां दाल में होती हैं अमाइनो एसिड्स की, वो चावलों से और गंदम से पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा अब हमारे पास जो इस वक्त माशरे में जो बीमारियां हैं जिनसे हम जो है वो मेरा ख्याल है कि हर तीसरे या चौथे इंसान को, और पर्टिकुलरली फीमेल्स को, आयरन डेफिशिएंसी है। दालें बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, फोलेट का। अनीमिया के लिए वो बहुत अच्छी। फिर जो वज़न बढ़ रहा है, वज़न को कम करने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है। तो आप दाल खाते हैं, आपको फुलनेस फील होती है, आप उसके अंदर फाइबर की मिकदार ज़्यादा है, आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती, आपका वेट मैनेज रहता है। इसके अलावा इसके अंदर जिंक, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये तमाम ग़िज़ाई, फोलेट, ये तमाम ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है दालों का। इसका मतलब ये है कि जो डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है। बल्कि वो अगर दाल की रोटी पे आ जाएं, दाल का आटा बनवा लें या फिर गंदम के आटे में थोड़ा सा दाल का आटा शामिल कर लें, पर्टिकुलरली जो चने की दाल, किसी भी दाल का, मूंग मसूर की दाल का, बल्कि इसका जो बेहतरीन एक चीज़ है वो सारी दालों का आटा बना लें, उसमें गंदम डालें ही ना, और उसको आप गूंधे ना, क्योंकि गंदम की तरह वो गूंधेगा नहीं, उसकी एक पेस्ट बना लें, पेस्ट बना के वो, और उसको वो आप रोटी मैं एक वक्फा ले लूँ, फिर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दालों पर और हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आपको बता रहे हैं कि दालों की ग़िज़ाई अहमियत क्या है और हम इसकी काश्त को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की कि दाल में बहुत सारी ग़िज़ाइयत मौजूद है और घबराने की ज़रूरत नहीं है, डट के दाल खाएँ, बल्कि ये एक अच्छी खुराक है जिससे आपकी जिस्म की तमाम ज़रूरियात पूरी होंगी। लेकिन ये है कि खाली दाल खाने की बजाय दाल रोटी के साथ खाएं या दाल चावल के साथ खाएं। अब ज़रा हमें दालों को ज़रा बाइफरकेट कर बताइएगा कि इन दालों में से ज़्यादा ग़िज़ाइयत किस दाल में है? अच्छा, अगर मैं हाजमे के लिए बेहतरीन दालों की बात करूं तो वो मूंग और मसूर की दाल है, जो बड़ी लाइट है। इसको मिक्स क्यों करते हैं मूंग और मसूर को? इसकी कोई रीज़न है? टेस्ट मेरा ख्याल ज़्यादा टेस्ट है, अलग-अलग भी लोग बनाते हैं। मैंने ये सुना है कुछ लोगों को, कुछ मसूर की दाल है उसमें वो बड़ी गर्म होती है, हाँ और जी, मूंग की दाल बिल्कुल ऐसे ही है ना, एक ठंडी दाल है, एक तीरे को, तो वो दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, वो जरा कॉम्प्लीमेंट कर देती है। अगर आप खाली मसूर की दाल बनाएंगे तो वो एसिडिटी भी करती है और आपको फील होता है कि वो बहुत गर्म। सर्दियों में खाए ना वो फिर। अच्छा, तो ये कॉम्बिनेशन इसलिए, इसके पीछे विजडम होगी ना, सदियों की विजडम होगी। अब आप देखें कि कुछ दालें हैं जो हम सालन की फॉर्म में बना के खाते हैं, कुछ जैसे लोबिया है या किडनी बीन्स, जो एक रेड किडनी बीन्स हैं, या जो दूसरे हैं ब्लैक आइड पीस जिनको कहते हैं, वो दोनों जो लोबिया की इकसाम है उनको हम बॉयल करके सैलेड्स में भी डाल सकते हैं। एक और बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो रवा है ये और लोबिया एक ही नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, मतलब किसी बंदे को अगर वो पसंद नहीं है, लोबिया पसंद नहीं है, तो वो रवा खा ले, वो सेम, उसमें न्यूट्रिशन जो है उसकी एक और बड़ी दिलचस्प बात मैं इसका जिक्र करी थी कि अगर आप दालों के ऊपर, क्योंकि दालों के अंदर मैंने बताया कि आयरन और फोलेट की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर दालों के साथ हम दाल के सालन के साथ या दाल को अगर हम बॉयल कर रहे हैं, जैसे लोबिया को बॉयल कर रहे हैं, या मैडम ने जैसे बताया कि वो चना चाट बड़े शौक से खाती हैं, तो अगर वो चिक पीस को बॉयल कर रही हैं तो उसके ऊपर जब हम लेमन डाल देते हैं, लेमन का जूस डाल देते हैं, तो उसमें होता है विटामिन सी। ठीक है, तो वो जो विटामिन सी है वो आयरन एब्जॉर्प्शन को
प्रमोट करता है। तो ये बड़ा अच्छा, enhance कर देता है बजाय इसके, इनहांस कर ठीक देता है। है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना दालों के साथ थोड़ा सा लेमन डालें तो ये तो डालना वो चाहिए। जो उसके अच्छा, वो अंदर उसका टेस्ट भी एनहांस कर देता है। टेस्ट भी ये enhance है ना, उसका ये अगर आप definitely हो जाता है। मूंग की दाल में अगर वो डालेंगे तो उसका जायका और जो अगर है हम बदल जाएगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन सबसे ज्यादा जो मौजूद है वो चने के अंदर, चने चिकपीस की के दाल, अंदर अच्छा, और लोबिया के अंदर वो बहुत चाहे ज्यादा आप चने की दाल खाएं या चना खाएं, हाँ जी, दोनों उसके में जो लिए। है वो प्रोटीन हाँ ज़्यादा जी। मौजूद और है। अगर बी विटामिन्स की बात करें तो माश की दाल के अंदर विटामिन बी बहुत ज़्यादा है, जो अच्छा। आपकी हड्डियों की सेहत के लिए, आपके मसल्स की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है माश की दाल। अच्छा, माश की दाल जायका भी अच्छा बनाती है, और कुछ लोग माश की दाल में उबाल के अंडे भी डाल देते हैं। तो अच्छा, वो ये कॉम्बिनेशन कैसा है उसमें? बहुत है, वो तो प्रोटीन तो डबल हो गई, एक डबल हो गई। एनिमल सोर्स से भी आ गई आ प्रोटीन गई ना, वो और जो कमी प्लांट। है वो हाँ जी यहाँ पूरी हो बिल्कुल, जाएगी। ये बहुत अच्छा, अच्छा है, अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छा कॉम्बिनेशन। डॉक्टर साहब, ये दाल माश का जिक्र आया, जी दाल माश बहुत महंगी है, जी लोग खाना चाहते हैं लेकिन बड़ी महंगी है, गोश्त के भाव बिकती है, और बेशतर दाल माश हम तो बाहर से मंगवा रहे हैं, लोकल प्रोड्यूस नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या है कि हम दाल माश क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे? सर इसके पीछे कोई अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई बहुत बड़ी रीजंस नहीं है। मेनली प्रॉब्लम ये है कि हमारे अवेयरनेस की कमी है, कि हमें जो है वो इनकी ग़िज़ाई अहमियत का अंदाज़ा नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो फार्मर है या हम ओवरऑल कम्युनिटी हम इन पे इतना फोकस ही नहीं करते कि ये भी हमारे लिए इतनी ही ज़रूरी है और फ़ायदेमंद हो सकती हैं। फायदा सबसे बड़ा, काश्तकार ने तो चलो ग़िज़ाइयत नहीं देखनी, उसने तो देखना है कि भाई अगर 400 रुपये 450 रुपये किलो बिक रही है मार्केट में, तो इसमें तो अच्छा मुनाफा होगा। बिल्कुल। तो इसमें जो है ना वो, क्योंकि अगेन इनका कंपटीशन आ जाता है ना मेन क्रॉप्स के साथ, जो सबसे बड़ी रीज़न है कि गंदम के साथ आ गया, चावलों के साथ आ गया। हैंडलिंग मुश्किल है दालों की, जो नहीं, crop है उसकी ऐसा handling- बिल्कुल नहीं है ये तो, बल्कि कम जो है ना वो इनका जो प्लांटिंग टाइम है, ओवरऑल सीजन है वो कम ड्यूरेशन, कुछ ये सारी पल्सेस की अगर बात करें, ये 2 से 5 माह में तैयार होने वाली फसलें हैं। अच्छा, तो साल में 3 फसलें भी ले सकते हैं आप अगर चाहें लेकिन तो। कुछ ऐसी ये दालें होंगी। एरिया वाइज जो है ना वो अपने सीजन Vary वाइज करता है। होती है ना, कि कुछ खरीफ क्रॉप्स हैं और कुछ रबी क्रॉप्स हैं। तो आप इसके लिए बेस्ट तरीक़ाकार ये है कि आप इनको इंटर क्रॉपिंग में अगर लेके चलें, अच्छा, कि आप जो है वो मेन फसलों के साथ इनको जो है वो इंटर Intercropping क्रॉपिंग कर और क्रॉप कामयाब है, जी, इस पे काम करने की ज़रूरत है, काम करने की इस जरूरत पे है, ठीक। काम करने की और इसको प्रमोट करने की चने ज़रूरत की है। दाल के बाद जो कुछ थोड़ा सा फ़रोग मिलता हुआ नज़र आता है, वो मूंग की दाल को पाकिस्तान के अंदर नज़र आता है कि शायद कहीं ये कहा भी जा रहा है कि हम शायद मूंग में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, पता नहीं ये किस हद तक हकीकत है। तो ये अगर मूंग और चने को देखें तो इस तरफ अगर कुछ थोड़ा सा रुझान है, तो ये शायद इसकी वजह ये तो नहीं है कि इनकी मार्केटिंग को बेहतर है, इनको काश्त करना आसान है, इनकी बीज की दस्तयाबी है, इस वजह से हम इस तरफ आ रहे हैं। मतलब चने, अब 90% हमारी जो दाल वो सिर्फ ये जी। चने की दाल से पूरी हो रही है। क्योंकि इसमें आप सही कह रहे हैं, इसमें जो वैरायटीज़ जो हमारे पास अवेलेबल ज़्यादा जो कॉमनली अवेलेबल हैं या जिस पे ज़्यादा अगर काम हो रहा है तो वो चने की दाल है। और अगेन अगर ग़िज़ाई अहमियत में जो हमारा सबसे मेन एलिमेंट है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन के वाइज इनको कैटेगराइज करें तो एक तो जो मैंने चना मार्केटिंग जो वाली है, बात की, मार्केटिंग तो अच्छी इसलिए है कि एक तो हम सारा साल चना खाते हैं, हमारा सुबह का नाश्ता जो चने से ही होता है ना जी, बेशतर जो है वो चना बिकता है। नंबर 2 ये है कि रमज़ान अब आ रहा है, तो वो चने की दाल जो है वो ये तो उसको बड़ी पिसाई होगी और ऑल टाइम पकौड़े। फेवरेट है हाँ। आपका, आपको कुछ और नहीं मिलता, आप निम्को जो है वो निम्को के पैकेट्स पैकेट लेके ले, वो खा रहे होते हैं और वो बेस्ट हैं कि आप इवन के आपके जो कुछ रिलेटिव्स बाहर विजिट के लिए जा रहे होते हैं वो भी स्पेशल ये सौगात लेके जाते हैं कि निम्को, ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसमें तो बहुत ऑप्शन है कि पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है। खासतौर पे जैसे अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि दाल माश में जो है वो विटामिन बी है, तो उसके लिए तो हमें बड़ी ज़रूरत भी है, और यहाँ हड्डियों में बड़ी कमज़ोरी है, तो दाल माश के फ़रोग के लिए काम होना चाहिए। इसके जो बीज अवेलेबल हैं वो ठीक है मार्केट में, या इस पे भी काम होने की ज़रूरत है? इस पे अगेन पल्सेस पे जो है ना वो उस तरह से अगर हम मुकाबले में गंदम और कॉटन के हिसाब से देखें, कपास के हिसाब से, तो वैसे इस पे काम उस हिसाब से नहीं हो रहा। तो इस पे जो है ना वो ज़रूरी टेक्नोलॉजी, इसका जो जदीद सीड है, जो बीज है, जो वो उस पे काम करने की ज़रूरत है। दुनिया के मुकाबले में हम दालों की फी एकड़ पैदावार में बहुत पीछे खड़े हुए हैं, जी। बहुत पीछे खड़े हुए हैं। तो उसकी रीज़न क्या? उसकी मेन रीज़न यही है कि हमने सिर्फ इनको मार्जिनल लैंड्स तक महदूद कर दिया है, बरानी एरियाज़ पे, कि जो जिनका इन्हसार सिर्फ बारिश पे है। आल्दो इसमें पोटेंशियल है कि ये कम पानी में जो है वो अच्छी प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली उसका पोटेंशियल मुतासिर होता है जब आप उसको बगैर पानी दिए जो है वो थ्रू आउट द सीज़न जो है वो ग्रो करते हैं।
तो हम अगर इसको जो है वो इरिगेटेड एरियाज में जो हमारे हैं उसमें मुतारफ करवाएं, प्लानिंग के साथ इसको, तो मतलब ऐसे जी। कोई जो है वो पार्ट टाइम इसको ना करें, बल्कि इसको एक अच्छी फसल, मुनाफा बख्श फसल के तौर पे काश्त करें तो उसका फ़ायदा होगा। और अच्छी ज़मीन का इंतखाब करें, पानी की फराहमी जो है उसको यकीनी बनाएं जहाँ पानी दस्तयाब है, और इसका जो मार्केट का पोटेंशियल है वो तो मौजूद ही मौजूद है। ये नहीं है कि भाई अगर ये मैंने दाल काश्त कर ली बिकेगी कहाँ। अब ये आलू है, आलू हमने ज़रूरत से ज़्यादा काश्त कर लिया, ज़रूरत से ज़्यादा तो काश्त नहीं किया, इसकी ज़रूरत तो कभी भी ख़त्म नहीं होती और इंटरनेशनल मार्केट भी ओपन होती है। तो दालों में भी पूरी दुनिया की मार्केट हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम दालें जाके बेचना चाहें तो इसकी तो हैंडलिंग भी आसान है और ख़राब होने का भी मामला नहीं है कि जी आप दाल जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसमें बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है अगर लोग इसमें पोटेंशियल बहुत मौजूद है। बात सिर्फ ये है कि हमारी अवेयरनेस उस तरह से हो, हमारी कम्युनिटी इसकी अहमियत को और फार्मर कम्युनिटी तक जो है वो इसका जो सीड है उसकी फ्राहमी जो है वो उसको आसान बनाएं, यकीनी बनाएं, तो हम इसमें जो है ना वो इसके इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, जो कि हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कि हम जहाँ पे फॉल कर रहे हैं कि अब हम इस लेवल पे फॉल कर रहे हैं कि इतनी आसान क्रॉप के लिए हम जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। तो इस चीज़ को हम जो है वो इसके लिए ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी। आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इस पे नज़र आती है कि जी उनको फिक्र हो कि हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें तो आम आदमी के तौर पे भी ये फ़िक्र ही अजीब सा लगता है कि जी हम ज़रूरी मुल्क हैं, बात करते हैं कि जी हमारी सारी मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है और हम दालें भी इंपोर्ट कर रहे हैं। भी मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि बाकी कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं। एक मैं वक्फा ले लूँ, फिर इससे मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दालों पर और हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जो आपको इसके बारे में आगाही दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दाल है जिसमें विटामिन डी भी मौजूद हो? क्योंकि हमारे यहाँ विटामिन डी की बड़ी डेफिशिएंसी है, तो वो लोगों की आगाही के लिए अगर कहीं है। नहीं, ऐसी दाल जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अमाउंट में विटामिन डी मौजूद हो वो तो ऐसी कोई दाल नहीं है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस ज़्यादातर दालों में पाए जाते हैं। ठीक है, वो किसी हद तक वो विटामिन डी की कमी वो भी पूरा करते हैं। विटामिन डी की जो कमी है उसके जो मेन रीज़न है वो ये हमारा धूप में एक्सपोजर बहुत लिमिटेड हो गया, क्योंकि विटामिन डी ने जो एक्टिव होना है वो सनलाइट से होना है। और कैल्शियम का और विटामिन डी का भी आपस में ताल्लुक है। तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी विटामिन डी प्रमोट कर रहा है और इसी तरह से जो विटामिन डी है उसको कैल्शियम जो है प्रमोट करती है। तो ओवरऑल ही हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई हैं। बहुत सारी जो बीमारियाँ अब मुआशरे में हमें जो पहले कम थी और अब उनकी परसेंटेज ज़्यादा हो गई है, वो इसी वजह से हो गई कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है मुख्तलिफ जो फूड सोर्सेज हैं उनकी ग़िज़ाइयत के बारे में। चलें, आपने ये जिक्र कर ही दिया, आखिर में मैं आपसे एक मतवाज़न डाइट का पूछ भी लूँगा एक आम आदमी के लिए क्या होनी चाहिए, आप ज़रा ज़हन में सोच के रखिएगा। लेकिन अभी मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम ये बाकी खुराक का जिक्र करते हैं, हम मछली खाते हैं बस सिर्फ तल के खाए जा रहे हैं, तो उसमें जो उसका न्यूट्रिशन का एलिमेंट है वो भी शायद रिड्यूस होता होगा और फिर ऑयल भी जो है उसका कंटेंट भी ज़्यादा हो जाता है, या बाकी भी चीज़ें। तो हम वेजिटेबल का जिक्र करते हैं कि जी हाफ कुक्ड वेजिटेबल खाएँ तो उसमें न्यूट्रिशन अच्छी होती है। तो दालों को किस तरह खाना ठीक है? बहुत ज़्यादा पका के, अच्छी तरह गला के पका के खाना ठीक है, या इनको सैलड में शामिल करना चाहिए? ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी कहाँ बरकरार रहती है? ज़्यादातर जो हम दालों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उसको पका के ही सालन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। हमें पता लोबिया है, के उबाल के उसको लोबिया हो गया, चने हो गए, ब्लैक चिकपीस हो गए या वाइट चिकपीस हो गए, उसको हम चना चाट वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अच्छे से पका के खाना ही अफादियत से भरपूर है। अच्छा, इसको कच्चा नहीं हमने छोड़ना, क्योंकि जितना अच्छा ये पकेगी उतना ज़्यादा इसके अंदर अगर कोई इस तरह के एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और ज़्यादा पका के फिर उसकी डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। वो इनको पका के, जैसे आप चने, अगर आप कच्चे चने खा लें तो आप ट्रबल में आ जाएंगे। तो उनको जो अच्छी तरह से भगो के पहले उसको सोक करना है, सोक करने के बाद उसको ओवरनाइट सोक करने के बाद अगले दिन आपने उसको कुक कर लेना है। तो उसके जो फ़ायदे थे वो मैं पहले आपको जो वो बता चुकी हूँ। तो बेहतरीन है। ये जो काला चना है और सफ़ेद चना है, इसमें क्या फ़र्क है? काले चने के अंदर, हाँ जी बिल्कुल, काले चने के अंदर जो आयरन की मिकदार है और जो प्रोटीन की मिकदार है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है वाइट चने से। अच्छा, फिर उससे ज़्यादा वो, हाँ जी, वो ज़्यादा और जायके में भी आपने देखा होगा सफ़ेद चने में एक काला चना आ जाए तो उसको निकाल देते हैं कि ये शायद ख़राब है। मैंने तो वैसे देखा है कि काले चने के एक अलग ही फैन बेस है। काले चने का जो शोरबा, तो ये हमारे यहाँ वो
बच्चे पठान या लोग बेचते हैं काले चने की, वो मिक्स हो जाए ना उबाल के उसमें, उसके फिर ऊपर वो उनको लगता प्याज होगा श्याज डाल के और थोड़ा सा जो है वो नींबू डाल के वो हाँ बड़ा जी, अच्छा बिल्कुल, टेस्ट वो हो जाता है। बहुत तो अच्छा। इसलिए उसको काले चने को अगर आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल करें तो उसमें अच्छी उनका सालन भी बनता है काले सालन चने बनता का, चावलों के साथ सालन। मैंने बहुत सारा देखा है कि बहुत सारे घरों में ये जो है वो रूटीन की एक डिश है उनकी कि हर वीक उन्होंने जो है इस तरह से प्रोटीन की अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। बाकी इनोवेशन की ज़रूरत है। अभी हम अगर दालों को प्रोड्यूस तो कर लेंगे इंशाल्लाह ताला, अगर फ्यूचर में जो है वो हम ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन उनकी यूटिलाइजेशन जब तक नहीं होगी, उनकी डिमांड तब तक नहीं होगी, उनकी प्रोडक्ट्स इनोवेटिव नहीं बनेंगी। इसमें एक और चीज़ का मैं ऐड करती जाऊँ कि दालों को ज़रूरी नहीं, दालों से आप ड्रिंक्स बना सकते हैं, दालों का पाउडर बनाएं, दालों के आटे बन सकते हैं, मिक्स हाँ, ग्रेन वो आप फ्लोर्स कह बन रही सकते थी कि हैं। वो जो शुगर पेशेंट्स हैं अगर वो सारे दालों को मिक्स करके उसका आटा बना के उसकी रोटी बना के खाएं तो वो उनके लिए बड़ा फायदा हाँ जी, बिल्कुल, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसको वो कंट्रोल करेंगे। बहुत इसमें लो क्या ग्लाइसेमिक, कौन कौन सी दालें मिक्स कर लें अगर करना है? तमाम दालें तमाम मिक्स मिक्स की कर जा सकती हैं, इसमें कोई उसमें नहीं है कि ये वाली दाल आपने आप खा के देखी है कैसी बनती है रोटी? बिल्कुल। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने तो बल्कि ये डाइट फॉलो की थी और उन्होंने अपना वेट 20 से 25 किलो सिर्फ ये गंदम की रोटी छोड़ के अच्छा, और reduce उन्होंने कर अपनी लिया। जो डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल किया है। तो मेरे तो घर में एग्जांपल्स हैं, और अगर हम न्यूट्रिशनली भी देखें और साइंटिफिकली भी देखें तो आपको गंदम की ज़रूरत है ही नहीं। गंदम तो हम वैसे ही खाते हैं, पेट भरने के लिए खाते पेट हैं ना, भरने ये के लिए खाती है, बिल्कुल। हमारा एक वो एक स्टेपल फूड बन गया है, या हमारी साइकोलॉजिकली हमने अपने आप को गंदम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच कर लिया कि गंदम नहीं खाएंगे तो पता नहीं हमारी भूख नहीं पूरी होगी या ग़िज़ाइयत पूरी नहीं होगी। जैसे हम तो ये ऐसा कहते हैं कि अपनी खुराक में हम अमूमन लोगों को कहते हैं कि तकरीबन 400 ग्राम वेजिटेबल का होना ज़रूरी है, तो इसी तरह कोई फार्मूला दालों के लिए भी है कि इतनी दालों का होना भी ज़रूरी है? देखिए, बात आ जाती है, हमारे पास दो तरह के जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और फैट्स हैं। ठीक है, तो अगर प्रोटीन का सोर्स आप एनिमल साइड से पूरा कर रहे हैं फिर तो फिर दालों की ज़रूरत नहीं ज़रूरत है। नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं किसी वजह से अंडे नहीं खा सकते, आप गोश्त नहीं खा सकते, फिर आपके ऊपर लाज़िम व मलज़ूम है कि आप दालें खाएं। ठीक है। फिर क्योंकि प्रोटीन का सोर्स है। इसका कॉम्बिनेशन वीक में होना क्या चाहिए कि अगर एक आदमी है जिसके पास वसाइल भी हैं तो उसने गोश्त, सब्जी और दाल, ये तीनों चीज़ें, और चावल भी, ये हमारे पास मेजर जो है सोर्सेज हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि हफ्ते में 2 दिन गोश्त खाए, हफ्ते में 2 दिन दालें खाए, क्या करना क्या चाहिए? एक ऐसा इंसान के जिसके पास फूड सोर्सेज की कमी नहीं है, जो सब उसके पास वसाइल हैं, जो सब खा सकता है, वो तो फिर सब उसके लिए वो तो गोश्त से पूरी कर लेगा अपनी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। वो फिर जायके की तरफ आएगा, रिक्वायरमेंट को वो भूल जाएगा। वो कहेगा कि हाँ मैं तो ये ज़रूरत को तो नहीं, वो देखेगा कि जायका अच्छा, क्योंकि मेरे पास गोश्त की भी अवेलेबिलिटी है, अंडों की भी है, तो उसकी तो ग़िज़ाई जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी होंगी। जब हम बात करते हैं कि हम जिनके पास वसाइल की कमी है ऐसे लोगों के लिए, तो फिर उनको जो है वो अगर गोश्त नहीं खा रहे, अगर अंडा नहीं खा रहे, तो प्रोटीन का जो न्यूट्रिएंट है वो उन्होंने पूरा करना है, वो उन्होंने दालों से वो पूरा आपने मुझे सोच के बताना है कि बैलेंस डाइट के लिए एक आदमी का दिन की खुराक उसकी क्या होनी चाहिए। कोई दाल ऐसी भी है जो कोई पत्थरी पैदा करती हो? पत्थरी के साथ साथ थोड़ा सा यूरिक एसिड का ना मिसकंसेप्शन है, एक मिसकंसेप्शन। हाँ अच्छा, जी, जितनी भी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि प्रोटीन का सोर्स है, जैसे गोश्त है या दालें हैं, अंडों को हम निकाल देते हैं, अंडों के बारे में ऐसा नहीं है। तो ये दो जो ऐसी फूड सोर्सेज जिनके बारे में कहा जाता है ये खाने से यूरिक एसिड जो है वो बॉडी में उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। जब आपकी यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसकी वजह से समटाइम्स स्टोन्स बन जाते हैं, किसी भी इंटरनल ऑर्गन में बन सकते हैं, किडनी में बन सकते हैं, आपके दूसरे जो ऑर्गन्स हैं इंटरनल उसके अंदर बन सकते हैं। अब उसमें जो ये मिसकंसेप्शन, गोश्त खाने से यूरिक एसिड जो गोश्त के अंदर जो मौजूद यूरिक एसिड है वो ज़्यादा नुकसानदेह है जो दालों के अंदर है। जब हम उसको दालों को पका लेते हैं, भगोने के बाद, सोक करने के बाद उनको प्रॉपर तरीके से पकाते हैं और उनको मॉडरेशन में खाते हैं, एतदाल के साथ उसका कंजप्शन करते हैं। देखें, दाल एक ऐसी चीज़ है जो आप दाल में ही खाएंगे, जो गैर दाल रवैया है वो हम गोश्त के लिए बना सकते हैं। तो इस वजह से जो यूरिक एसिड का खतरा है वो गोश्त से ज़्यादा है, दालों से नहीं है। दूसरा जो अब इकोनॉमिकली थोड़ा सा बात कर रहे थे कि दालें और जो गोश्त है वो एक तरह से दोनों ही अब जो है वो एक्सपेंसिव हो चुके हैं। लेकिन अगर दालों की बात करें तो दाल की उतनी ही मिकदार जब हम उसको पकाते हैं तो वो फूल जाती है, वो ज़्यादा लोगों। अगर आपने आधा किलो दाल पकाई है तो उसको 20 बंदे बैठ के बिल्कुल खा लेंगे, यही, ठीक है। आधा किलो गोश्त पकाया तो शायद वो 2 बंदों को पूरा ना हो। तो इसलिए जो ग़िज़ाई अज्जा को हमने पूरा करना है, ग़िज़ाई कमियों को पूरा करना है और अपने वसाइल के अंदर रहते हुए पूरा करना है, तो उसके लिए प्रोटीन के सोर्स के लिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन के सोर्स के लिए मैं कहती हूँ जो एक इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर जो आपने अभी शुरू में भी जिक्र किया था कि थके थके रहते हैं हम, हर वक्त हमें नींद आती है, आयरन की कमी है।
ठीक है। फोलेट की कमी है, उसका बेहतरीन जो सोर्स है वो डालें। डॉक्टर साहब, कोई आखिरी लम्हात हैं, उसमें कोई हमें फार्मूला बताएं कि किस तरह हम हुकूमत को भी जो है वो जोड़ें कि भी वो भी इस तरफ सोचे और हम अपने काश्तकार को भी राग़िब करें कि वो दालों की काश्त की तरफ आए, कोई ऐसा कोई रास्ता बताएं। सर, इसमें हमें पहले तो जदीद बीज पे काम करने की ज़रूरत है कि हम ये तमाम जो दालें हैं इनके जदीद बीज पे जो है वो अपनी रिसर्च इनोवेशन जो है वो उसको बढ़ाएं। इसमें एक स्पीड ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है कि आप एक सीज़न में जो है वो उसकी ब्रीडिंग इस तरह से करें कि एक सीज़न में 3 से 4 क्रॉप जो हैं वो उसको करके उसकी वैरायटी डेवलपमेंट जो है वो उस पर ज़्यादा जल्दी काम हो सके। बल्कि इस हवाले से हमारे अपनी यूनिवर्सिटी में, हमारे इंस्टीट्यूट में जीनोम सेंटर जो है वो डेवलप हो रहा है, जहाँ पे सबसे पहले मरहले में जो है वो कपास और गंदम पे काम होगा स्पीड ब्रीडिंग पे, और उससे अगले मरहले में हम जो है वो दालों पे इंशाल्लाह ताला काम करेंगे कि हम दालों जो हैं वो उनकी स्पीड ब्रीडिंग इस तरह से की जाए कि उसकी वैरायटी डेवलपमेंट जो है वो उसको फास्टर किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों को। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मज़ीद बात करते। नाज़रीन, हमने दालों की बात की है, इसमें बहुत सारी आगाही है। दाल अगर आप खाते हैं तो बेफिक्र होकर खाएं, ये ना सोचें कि मैं गोश्त नहीं खा रहा तो सिर्फ दालें खाए जा रहा हूँ, मेरी सेहत पे क्या असरात मुरतब हो रहे होंगे। अगर आप दाल खा रहे हैं तो वो भी गोश्त का मुतबादिल है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।